Yeah, good morning everyone. Today we are starting new chapter which is chapter 15 of CMLT. That is peer review and quality review. दो क्वालिटी रिव्यू का बहुत स्मॉल पोर्शन यहाँ पर है, मेजर चंक पीयर रिव्यू देता है, राइट। पीयर रिव्यू क्या है इन जनरल, अगर समरी में हम बात करें तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी फर्म है तो उसको हम बोल रहे हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट। अब इस प्रैक्टिसिंग यूनिट को सेम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की फॉर्म या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स जो है वो चेक करने आएंगे। अब ये दोनों पीयर्स है, राइट, इसलिए इसका नाम दिया पीयर रिव्यू, राइट। तो इन पीयर रिव्यू जो रिव्यू करने आएंगे इस फॉर्म का, दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यूअर्स, है ना। इनकी 5 से 10 लोग की टीम जनरली जाती है किसी प्रैक्टिसिंग यूनिट में। 3 दिन का टाइम रहता है इनके पास में मैक्सिमम, उसमें इसका ये पीयर रिव्यू करते हैं, राइट। पीयर रिव्यूअर की जो पैनल है वो कौन बनाता है? पीयर रिव्यू बोर्ड, राइट, याद रखना पीयर रिव्यू बोर्ड। ये सब कहाँ से हो रहा है, इनको गवर्न सब कौन कर रहा है? इनको गवर्न कर रहा है ICSI, क्योंकि PCS भी ICSI का मेंबर है, वो वाला PCS भी ICSI का मेंबर है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ICSI के अंदर चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें प्रैक्टिसिंग यूनिट जो है इनकी क्वालिटी चेक करनी है, इनकी काम करने का तरीका चेक करना है, ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये फ्रॉड तो नहीं हो रहा है अंदर कुछ दो। लेकिन अगर कुछ पकड़ा भी जाता है तो इनके खिलाफ केस ये लोग नहीं कर सकते हैं, ये करेक्शन दे सकते हैं या पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट देने से मना कर सकते हैं, राइट। और वर्क की क्वालिटी क्या है और ट्रेनिंग प्रॉपर मिल रही है कि नहीं स्टाफ को, इन सब मेजर चीजों पे ये बात चल रही होगी। एक प्रोसीजर है इस सब करने का, उस प्रोसीजर के अंदर ही ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। मेन वो प्रोसीजर है और इंटेंट समझोगे तो यू रियलाइज कि आप मतलब ऑटोमेटिक वो पॉइंट्स आएंगे निकल के कि क्या अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक यूल बी एबल टू आंसर इफ यू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द चैप्टर। जो अभी यहाँ से अभी तक बताया मैंने 2 मिनट में, ये इंटेंट अगर समझ में आ गया तो इट बिकम वेरी इजी टू यू, और वैसे भी इजी है चैप्टर। तो पीयर रिव्यू, it is a process used for examining the work performed by the peer. After examining, peer reviewer gives suggestion to the practicing unit for further improvement. Now, procedure या अपना इस वीडियो का फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं पहले पढ़ूंगा, if there is something कि बहुत कुछ समझाने लायक है तो समझाऊंगा, नहीं तो I just explain कि ये बोल रहा है और that's it. और this is for myself at the first stage, और like primarily मेरे लिए है क्योंकि आई वांट टू रिवाइज, बट फंडामेंटली आई एम आलसी, लेजी। तो अगली बार जब मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना होगा तो आई एम जस्ट पुट बर्ड्स एंड रिवाइज कर लूंगा, मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना पड़ेंगे। तो हाँ, प्राइमरीली ये मेरे लिए है, हाँ थोड़ा सेल्फिश है बट यही है। तो आप भी चाहो तो इसको ऐसे रिवाइज कर सकते हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यस, पीयर रिव्यू प्रोसेस है जिसमें एग्जामिन करते हैं हम पीयर का परफॉर्मेंस, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग पीयर रिव्यू सजेशन देता है पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट को। ऑब्जेक्टिव क्या है पीयर रिव्यू का? तो एग्जामिन करना सिस्टम एंड अप्रोच ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, किस तरह से सिस्टम उनका बने रखे हैं, क्या अप्रोच है उनकी वर्क करने के रिलेटेड प्रैक्टिसिंग यूनिट की। एग्जामिन करना वेदर द प्रैक्टिसिंग यूनिट हैज एडिक्वेट पॉलिसी और प्रोसीजर एंड प्रमोशन ऑफ कंटिन्यूइंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो एग्जामिन करना प्रैक्टिसिंग यूनिट एडिक्वेट पॉलिसी एंड प्रोसीजर है या नहीं फॉर बेटर नहीं है। एग्जामिन करना प्रैक्टिसिंग यूनिट के बाद पॉलिसी एंड प्रोसीजर है या नहीं, एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं अपने वर्क को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 5 मेन ऑब्जेक्टिव है। कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस, कि हम प्रैक्टिस यूनिट कंप्लाई कर रही है। करेक्टिव एक्शन ले रही। एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट। लुक, ऑब्जेक्टिव में हम ये लिख रहे हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है एज ए प्रैक्टिसिंग यूनिट को, हमारे को वहाँ पे चेक करना है कि पॉलिसी प्रोसीजर है, चेक करना है कि कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट है, चेक करना है कि उसके सिस्टम अप्रोच ठीक से बने या नहीं। उसके भी फर्दर जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या है, मतलब ये तो बहुत सब्जेक्टिव बात होगी ना कि प्रोसेस ठीक से चल रहा है या नहीं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है कि नहीं, है ना, और उसकी सिस्टम अप्रोच है या नहीं। बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से हम देखेंगे, क्या चीज को हम बारीकी से देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कंप्लायंस है या नहीं, है ना, कंपनी जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो कंप्लाई कर रही है या नहीं, वो करेक्टिव एक्शंस ले रही है या नहीं।
अपनी क्वालिटी इनहेंस कर रही है कि नहीं प्रोफेशनल सर्विस की, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रही है कि नहीं मार्केट में, और ट्रस्ट जीत रही है कि नहीं क्लाइंट का। ये मेन ऑब्जेक्टिव है 5। क्या क्या याद मेरे साथ बोलो। कंप्लायंस है ना, कंप्लायंस होना चाहिए। देन वो क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है उसकी मार्केट में, क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और करेक्टिव एक्शंस ले रही है, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस इनहेंस हो रही है। वापस से confirmation with compliance, enhance their quality, enhance credibility, building trust and corrective actions, right? ये मेन ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिट्स ऑफ पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू कराने के बेनिफिट्स क्या होंगे, किसको होंगे बेनिफिट्स? प्रैक्टिसिंग यूनिट को होंगे। तो अब वो चेक क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इट प्रोवाइड कंफर्ट टू प्रैक्टिसिंग यूनिट दैट इट हैज अडहेयर्ड टू द वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लायंस चेक करना है, तो सबसे पहला ही बेनिफिट भी हमारे लिए बन जाएगा कि हमें पता चल जाएगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि हम अधेयर हैं सारे वेरियस कंप्लायंस से, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट से। देन प्रैक्टिसिंग यूनिट गेट टू नो द डिफिशियंसी। अब चेक करा तो सारे, या तो हमारे पास होगा कि हम सारे कंप्लायंस से वेरियस लो से हमें ये पता चल जाएगा। सेकंड क्या होगा, हमें को डिफिशियंसी पता चल जाएगी कि क्या डिफिशियंसी है। देन एनहेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट, ऑब्जेक्टिव में भी एक था यही सेम। क्यों एनहेंस होगी भाई? अगर लॉ से कंप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आ जाता है, या पीयर रिव्यू ने चेक कर लिया है, डिफिशियंसी नहीं पाई है कोई, या पाई है तो हमने उसको सही कर दिया, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है ना मार्केट में कि भैया ये इसको, इस फॉर्म को कोई और भी चेक करके आ जाता है। एक चेक करा है किसी पीयर ने तो ये फॉर्म अच्छा काम कर रही है, ऐसी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। तो पहला, आप वेरियस लॉ से कंप्लाई कर रहे हो। दूसरा, डिफिशियंसी नहीं रही है, या डिफिशियंसी है तो आपने सही कर दी है। एंड थर्ड, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी मार्केट में। एंड फोर्थ, ट्रस्ट बढ़ रहा है क्लाइंट का। तो आपके बेनिफिट्स तो बहुत इजी हो गए ना, आपके उससे ही मिलते जुलते हुए ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्या था? कंप्लायंस, फिर करेक्टिव एक्शंस, क्रेडिबिलिटी, क्लाइंट ट्रस्ट एंड इसलिए वापिस से क्रेडिबिलिटी, एनहांस प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, करेक्टनेस, हाँ प्रोफेशनल क्वालिटी, प्रोफेशनल सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपके सारे बेनिफिट्स आएंगे। बेनिफिट्स क्या आएंगे कि आप वेरियस लॉ से कंप्लाई कर रहे हो, अधेयर हो, डिफिशियंसी नहीं पाई गई है या पाई गई है तो आप सही कर दी है, फिर आपने क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है आपकी मार्केट में, एंड ट्रस्ट बढ़ रहा है क्लाइंट की तरफ। आगे बढ़ता है। असाइनमेंट परमिटेड ओनली टू पीयर रिव्यू प्रैक्टिसिंग यूनिट। अब ये जो नीचे दिए गए असाइनमेंट है वो सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसिंग कंपनी को अलाउड है जो कि पीयर रिव्यूड फॉर्म है। Secretarial Audit Report 204 of Companies Act 2013 and 24A of Civil India Regulation. Secretarial Audit Report, ठीक है। Secretarial Audit Report और पीयर रिव्यू का एक और कनेक्शन आता है। जब आप Secretarial Audit Report साइन करने जाते हो तो तब आप वो असाइनमेंट तभी साइन कर सकते हो जब आप पीयर रिव्यूड हो, तो आपको 5 और एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो टोटल आपके पास 15 Secretarial Audit Report होती है, और कंप्लायंस रिपोर्ट 5 होती है, बट पीयर रिव्यू करोगे तो 10 हो जाएगी। यहाँ पे कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी लिखा है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, राइट। तो एक पॉइंट, तो 2 तो यही हुआ, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट। देन एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस, मतलब यही एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस और कंप्लायंस सर्टिफिकेट दोनों अलग से लिखा है, बट ठीक हमारे पास पॉइंट बढ़ रहे है ना। 24A में एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट आता है। देन एनुअल रिटर्न, आपका सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, सर्टिफिकेशन अंडर रेगुलेशन सेबी 40G। अब ये किस चीज के लिए मुझे बता। क्वालिटी सर्टिफिकेट फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल, एंड देन इंटरनल ऑडिट ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सिंपल करते हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस। एक तो है ओवरऑल कंप्लायंस, एक है सेक्रेटरियल कंप्लायंस, तो 2 अलग चीजें। तो हम सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट 204 वाली, एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस 24A वाला, कंप्लायंस सर्टिफिकेट विदाउट एनी सेक्शन, तो 3 तो ये हो गए। देन इंटरनल ऑडिट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का, और क्वार्टरली सर्टिफिकेट फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर। हम जो पीसीएस है वो क्वार्टरली सर्टिफिकेट भी देता है शेयर रिकंसिलिएशन का। जैसे कि हमारा क्वार्टरली रिपोर्ट जाती, जो क्वार्टरली कंप्लायंस होता है उसमें एक रहता है शेयर रिकंसिलिएशन।
तो शेयर रिकंसिलिएशन में एक पीसीएस का सर्टिफिकेट भी जाता है, वो भी केवल वही दे सकता है जो पीयर रिव्यूड है, राइट। तो इतना मैंडेटरी बना दिया है पीयर रिव्यू को कि आप क्वार्टरली किसी भी लाइक लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली कंप्लायंस होते हैं, तो हर क्वार्टरली कंप्लायंस में आपको सर्टिफिकेट देना है और उसके लिए आपको पीयर रिव्यू होना जरूरी है। तो इन जनरल इसको मैंडेटरी बना दिया इनडायरेक्टली, राइट। तो ये 4-5 आप ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे। अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर पीयर रिव्यू। Council of ICSI created a discharge function assigning to institute. Council of ICSI ना ICSI में वो कर दिया असाइन, ये एक फंक्शन बनाया कि आप डिस्चार्ज कर सकते हो। काउंसिल ने इशू करी गाइडलाइन फॉर पीयर रिव्यू। गाइडलाइन क्या बोलती है, तो गाइडलाइन के अंदर लिखा गया है कि स्टेब्लिश करेंगे मैकेनिज्म टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल सर्विस, गाइडलाइन अबाउट द स्टैट्यूटरी पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज इन पीयर रिव्यू, prescribed scope and procedure of the peer review and established expected conduct of a member। क्या क्या कि प्रोफेशनल की क्वालिटी का ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी पावर एंड ऑब्लिगेशन ऑन पार्टीज इन पीयर रिव्यू, अबाउट द स्टैट्यूटरी पावर की क्या क्या स्टैट्यूटरी पावर है और क्या क्या ऑब्लिगेशंस है पार्टीज पर पीयर रिव्यू की, एंड प्रिस्क्राइब्ड स्कोप एंड प्रोसीजर कि कैसे पीयर रिव्यू होगा, एंड स्टेब्लिश करना है एक्सपेक्टेड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर कि जो मेंबर है उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहने वाला है, राइट। ये सब लिखा है गाइडलाइन में। फिर उसके अंदर ही हमने, अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पावर थी मैकेनिज्म बनाना है जो कि इंश्योर करती क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल, तो इस फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया पीयर रिव्यू बोर्ड। तो काउंसिल सेटअप पीयर रिव्यू बोर्ड टू कंडक्ट पीयर रिव्यू, राइट। पावर क्या है पीयर रिव्यू बोर्ड की, तो वो कॉल कर सकता है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसिंग यूनिट से, मेंटेन कर सकता है पैनल ऑफ पीयर रिव्यू, या मेंटेन करेगा पैनल ऑफ पीयर रिव्यू, डिफाइन करेगा टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर कि कितने साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, इशू करेगा रिकमेंडेशन प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए, एंड ऑर्डर करेगा फ्यूचर पीयर रिव्यू टू बी कैरिड आउट, कि ऑर्डर कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में हम आपके यहाँ पीयर रिव्यू करने वाले हैं या किस तरह से फ्यूचर में होगा, गाइड मेंबर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पीयर रिव्यू एटसेट्रा। यहाँ जो मेंबर की बात हो रही है ये पीयर रिव्यू बोर्ड के मेंबर की बात हो रही है, और प्रैक्टिसिंग यूनिट की बात जब होती है जब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की बात होती है ना। तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से हम कोई भी कॉल मंगा सकते हैं, कोई भी लाइक कॉल कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, कॉल वाला कॉल नहीं मतलब मंगाना इज अ कॉल, राइट। तो हम उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, हमारे मेंबर्स का कंडक्ट कैसा रहेगा वो डिसाइड कर सकते हैं, हम उससे एडवाइस दे सकते हैं उसके जो भी काम है उस पर ठीक से करने के लिए, एंड उसको रिकमेंडेशन इशू कर सकते हैं, और टर्म क्या रहेगी अपॉइंटमेंट की हमारे मेंबर की वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पीयर रिव्यू बोर्ड के पावर से, पीयर रिव्यू बोर्ड किसने एस्टेब्लिश करा है, काउंसिल ने। अथॉरिटी ऑफ द गाइडलाइन ऑन पीयर रिव्यू, ये पेज वापस आ गया, सॉरी। अप्रोच ऑफ रिव्यूअर, अब रिव्यूअर की अप्रोच क्या रहेगी, तो ही शुड बी कर्टियस प्रोफेशनल एंड हेल्पफुल। तो ऐसा थोड़ा सा जाकर धावा नहीं बोलना है, रेड नहीं मानने जा रहे हैं, हम चेक करने जा रहे हैं, कर्टियस रहेगा प्रोफेशनल की तरफ और हेल्पफुल रहेगा, अप्रोच करेगा गुड प्रैक्टिसेस को, अप्रिशिएट करेगा गुड प्रैक्टिसेस को। अगर फॉर्म में अच्छा हो रहा है तो भाई अप्रिशिएट भी करो, जब तुम लाइक क्रिटिसाइज कर रहे हो और एडवाइस दे रहे हो किसी गलत चीज पे तो आप अप्रिशिएट भी करो बेसिकली। क्यों इतना समझा रहा हूँ इस बात को। देन सजेशन देगा और वैल्यू एडिशन करने में मदद करेगा। ब्लैक कॉफी है यार, क्या कुछ भी। प्री रिक्विजिट्स फॉर रिव्यूअर, ही शैल बी, रिव्यूअर के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो ही शैल बी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अटेस्टेशन, वो वेल नोन हो टेक्निकल एस्पेक्ट से, नो टू प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, नॉलेज ऑफ केसेस का कोड ऑफ कंडक्ट के, अवेयर प्रोविजन का ऑफ सीएस एक्ट 1980, सीएस रेगुलेशन 1982 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एटसेट्रा जो भी रिलेटेड है, एंड गुड इंग्लिश और गुड ड्राफ्टिंग होना चाहिए। तो भाई अब आप ही सोचो लॉजिकली, पीयर रिव्यूअर है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, जो भी वो लॉ चेक करने वाले का अटेस्टेशन किस पे करना है, साइन किस पे कर सकता है, बेसिक के साथ साथ में एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए ना उसको, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स का। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स का वेल नोन हो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की क्या अटेस्टेशन करना है वो सब। कोड ऑफ कंडक्ट जानता हूँ क्योंकि भाई अब जा रहा है कहीं पे काम करने, तो कोड ऑफ कंडक्ट पता रहना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड केसेस उसने बहुत सारे समझे पड़े हो। देन याद आ रहा है तो बोलो। कोड ऑफ कंडक्ट पता, कोड ऑफ कंडक्ट से केस पता हो, और
गुड ड्राफ्टिंग स्किल हो और CS के लॉ से अवेयर हो। एक मिनट में चार्जिंग खत्म होगी। फक वो भी चल रहा है यार।